बंगाल के जो नतीजे आए हैं उससे जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा विपक्ष और जितने भी गठबंधन में बैठी हुई पार्टियां थी वो बड़ी चौंक गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको ना तो जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसकी उम्मीद थी, ना ही तमिलनाडु में जो स्टेलिन के साथ हुआ उसकी उम्मीद थी, क्योंकि तमिलनाडु में स्टेलिन के साथ वही हुआ जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के साथ और अशोक गहलोत के साथ राजस्थान में कुछ सालों पहले हुआ था। सरप्राइजिंग बात यह है कि विपक्ष के लिए हर चीज़ एकदम चौंकाने वाली होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर जिस प्रकार से भाजपा ने बंगाल के अंदर काम किया, अगर वो उस टेम्पलेट को पढ़ें तो शायद आने वाले कुछ चुनावों में उस टेम्पलेट को कॉपी कर कर अगर विपक्ष चाहे तो हो सकता है कि वो कुछ सक्सेस प्राप्त करे। पर ऐसा आफ्टर ऑल बीजेपी ने बंगाल में किया क्या? सबसे पहली बात यह है कि 2014 तक पश्चिम बंगाल के अंदर एक नरेटिव ये चलाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी एक बेसिकली हिंदी राज्यों की पार्टी है, यानी कि हिंदी स्पीकिंग जो राज्य हैं भारत के अंदर उनकी पार्टी है। और क्योंकि ये हिंदी भाषित पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में इसकी एंट्री पहली बात तो बड़ी मुश्किल होने वाली है और ये कभी ड्रीम इनका अचीव हो नहीं सकता। लेकिन भाजपा ने सबसे पहले इस नरेटिव को समझ के यहाँ पर एक गोल अपनाया कि हमारा बंगाल में कोई भी, पहली बात, इमीडिएट विक्ट्री गोल नहीं होना चाहिए। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो इंटरनल सर्कल्स थे वहां पर फोकस ये किया गया कि इस मोमेंट पर हमें पहली बात बंगाल को एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लेकर प्रायोरिटी देनी चाहिए पहली चीज पे, जिसका नाम है इंक्रीमेंटल वोट शेयर। यानी कि पार्टी ने रणनीति ये बनाई कि हमें कुछ भी करके वोट शेयर को बढ़ाना, ग्रास रूट लेवल, ग्रामीण लेवल से लेकर हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ये काम करने की पहली बात तो आवश्यकता है। तो बंगाल पहली बात किसी भी तरीके से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट साइकिल नहीं था, यानी कि एक प्रकार का ऐसा राज्य नहीं था जहां पर इमीडिएट प्रायोरिटी चुनाव जीतने की थी, चुनाव लड़ना था, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के तहत यहां पर वोट शेयर बढ़ाना था। दूसरा फैक्टर, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे इंपॉर्टेंटली बंगाल के अंदर स्क्रैच से स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें उन्होंने अपना संगठन मजबूत करने के लिए जो दो पार्टियां बंगाल के अंदर डोमिनेंट थीं उन पार्टियों को पहले तो समझा। एक पार्टी तृणमूल थी, जाहिर सी बात है, जो उस समय सत्ता में भी थी, और दूसरी थी वहां पर वामपंथिक पार्टियां। बंगाल के पॉलिटिकल कल्चर में हमेशा एक पेक्यूलियर चीज ये हुई है कि चाहे वामपंथिक पार्टियां हो या फिर उसके बाद तृणमूल हो या सबसे पहले आजादी के बाद कुछ सालों तक जो कांग्रेस का रूल था, बंगाल में पॉलिटिकल लेवल पर कल्चर ये रहा है कि बूथ लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर और एक एक पॉलिटिकल विधानसभा के बूथ लेवल पर जो भी वहां पर काडर होता है, हर एक पार्टी ने अपने वहां पर बूथ लेवल पर बूथ वर्कर्स रखे हुए थे। अब क्योंकि इस समय 2014-15 की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, क्योंकि तृणमूल की सरकार थी, तृणमूल की सरकार के पास ऑलरेडी वामपंथिक वोट बैंक, यानी कि जो वामपंथिक पार्टियों के ऑलरेडी वहां पर बूथ लेवल वर्कर्स थे वो तृणमूल से जुड़ चुके थे। तृणमूल के अपने बूथ लेवल वर्कर्स थे और कांग्रेस के बूथ लेवल वर्कर्स का तो कॉन्सेप्ट खैर इंदिरा गांधी के बाद ही खत्म हो गया था। तो ना तो कांग्रेस के कोई बूथ लेवल वर्कर्स थे, ना ही कांग्रेस थी, तो खैर उसके बारे में चर्चा करना तो समय खराब करने की बात। लेकिन बीजेपी ने सबसे इंपॉर्टेंटली ये समझा कि तृणमूल के जो यहाँ पर बूथ लेवल वर्कर्स हैं उनमें कुछ फ्रस्ट्रेशन है। चीज को समझिए कि कोई भी बूथ लेवल वर्कर आजीवन वहां पर चैरिटी का काम नहीं करता, वो भी आफ्टर ऑल कुछ एस्पिरेशन और अरमान लेकर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मोबिलाइजेशन ग्रास रूट पे करता है। पश्चिम बंगाल में भी यही परिस्थिति हुई कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल के जितने भी ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स थे उनमें से कुछ एक फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट था। दूसरा एक फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट तृणमूल के अंदर उन बूथ लेवल वर्कर्स का भी था जो लेफ्ट पार्टीज, वामपंथिक पार्टियों को छोड़कर तृणमूल में आए थे। भारतीय जनता पार्टी के मॉडल में उन्होंने सबसे पहले A+C स्ट्रेटेजी अपनाई। A+C स्ट्रेटेजी का मतलब है कि अब्जॉर्ब करो, कंसोलिडेट करो। अब्जॉर्ब किसको करो? उन लोगों को जो पहली बात तृणमूल के अंदर फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो वहां पर बूथ लेवल वर्कर्स उसके परेशान हैं, जिनके अरमान पूरे नहीं हो पा रहे, उनके तहत ग्रामीण इलाकों में अपनी प्रेजेंस को कंसोलिडेट करो। अब्जॉर्प्शन एंड कंसोलिडेशन मॉडल सबसे पहली बात अपनाया गया। इस पर्टिकुलर मॉडल के अपनाने से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2015-16 से लेकर 2026 तक एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार किया। कैसे? भारतीय जनता पार्टी ने जब वामपंथिक
पार्टियों के वर्कर जो तृणमूल में गए थे, उनको जब भारतीय जनता पार्टी में स्थान दिया, तो वामपंथिक पार्टियों के बूथ लेवल वर्करों का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद बूथ लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वामपंथिक पार्टी, लेफ्टिस्ट पार्टीज के बूथ वर्कर्स का डिसिप्लिन बीजेपी को मिला। दूसरा, तृणमूल के जब वर्कर्स जो तृणमूल के अंदर रहकर वहां पर तृणमूल से परेशान थे, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तो तृणमूल के वर्कर से उनको लोकल लेवल की, ग्रामीण इलाकों की और बूथ की नॉलेज मिली। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नेशनल नैरेटिव के तहत यहां पर सबसे पहले तीनों को फ्यूज करके ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर, लेफ्ट पार्टीज के बूथ वर्कर्स का डिसिप्लिन, टीएमसी के बूथ वर्कर्स की लोकल नॉलेज और भारतीय जनता पार्टी का नेशनल नैरेटिव, तीनों को कंबाइन करके बीजेपी ने कोई ग्रास रूट लेवल पर अग्रेसिव कैडर बिल्डिंग नहीं, कैडर री इंजीनियरिंग करी। आज अगर विपक्ष की पार्टियां इस रणनीति को समझें और इस रणनीति पे काम करें तो शायद उनका कुछ भला हो सकता है, पर वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनके यहाँ पर नेता सुबह 11 साढ़े 11 बजे उठते हैं, फिर इनको छुरी कांटे से पोच टैग खाने हैं, उसके बाद फिर इनका दोपहर को 2 बजे लैम्प चॉप्स के बाद इनका दिन चालू होता है और शाम 5 बजे विस्की की बोतलें खुल जाती हैं। इस लेवल का जो डिसिप्लिन्ड अप्रोच था उसको समझने के लिए अभी हमारा विपक्ष कम से कम मेरे अनुमान से 2-3 हजार साल दूर है। तीसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैकबोन बूथ मैनेजमेंट पे था। उन्होंने एक एक बूथ लेवल के वर्कर को पहले अब्सॉर्ब करके, कंसोलिडेट करके हर एक वोटर की सेगमेंटेशन करी, वोटर के कास्ट, रिलीजन, बेनिफिशियरी स्टेटस को आइडेंटिफाई करा। इसके बाद उन्होंने एक एक लोकल लेवल के इन्फ्लुएंसर को पकड़ा, जो यहां पर टीएमसी और लेफ्ट के बूथ लेवल वर्कर्स ने बीजेपी को ये नॉलेज शेयर करी कि इस इलाके के इस बूथ पे ये टीचर इन्फ्लुएंशियल है, इस इलाके के इस बूथ में ये दुकानदार इन्फ्लुएंशियल है, यहाँ पर ये मंदिर की कमेटी का, मंदिर का ग्रंथी, प्रधान, मंदिर के अंदर के पंडित, यहाँ पर इस प्रकार से उन्होंने आइडेंटिफाई कर कर एक एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ा और इन्फ्लुएंसर को पकड़ के उन्होंने सिर्फ वोटर्स को ग्रामीण लेवल पर इन्फ्लुएंस ही नहीं बल्कि उनको ट्रैक करके सबसे इंपॉर्टेंटली उनको बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ कन्वर्ट करने की एक रणनीति बनाई। जब ये सब लोकल लेवल पर चल रहा था तो उस समय बीजेपी ने ग्रेजुअली 2020-21 के चुनाव के बाद, पिछले चुनाव के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव इंजीनियरिंग पे काम किया। इस नैरेटिव इंजीनियरिंग के अंदर 3 कंपोनेंट्स थे। पहला कंपोनेंट था आइडेंटिटी। बीजेपी की अगर आप पॉलिटिकल विचारधारा को कभी पढ़ते हैं और अगर आप चाहेंगे इन पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा पे एक डिटेल्ड वीडियो तो कमेंट में बताइएगा, अलग से कभी करेंगे उन पे चर्चा। लेकिन बीजेपी की विचारधारा में एक कॉमन पॉइंट हमेशा से जो हाईलाइट होता है, जो उनके किसी भी नेता की स्पीच में भी आप रिफ्लेक्ट होते हुए, उनकी राइटिंग्स जो न्यूज़पेपर से लेकर मैगजीन्स में आती है उनमें भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे, वो है सबसे इंपॉर्टेंटली आइडेंटिटी। बंगाल के केस में जो नैरेटिव बनाया गया वो कल्चरल नेशनलिज्म पे बना, क्योंकि जिसने बंगाल का इतिहास पढ़ा है वो जानता है कि बंगाल के अंदर कल्चरल लेवल पर जो नेशनलिज्म था वो सबसे पहले भारत में सबसे पुराना देखा गया यहाँ पर। दूसरा, इस कल्चरल नेशनलिज्म के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बंगाली हिंदू आइडेंटिटी को जोड़ा। जब ये आइडेंटिटी का गेम धीरे धीरे बना, इसके साथ बीजेपी ने आइडेंटिफाई किया वायलेंस और करप्शन के इश्यूज को। जो तृणमूल की सरकार में पॉलिटिकल वायलेंस हो या अलग अलग प्रकार के डे टू डे प्रशासनिक लेवल पर जो करप्शन के एग्जाम्पल्स थे उनको हाईलाइट करके लोगों को मैसेजिंग देने की कोशिश करी कि किस प्रकार से आपका जीवन दिन प्रतिदिन इस राज के अंदर तृणमूल के टफ है। इस आइडेंटिटी के साथ साथ जब ये वायलेंस एंड करप्शन के कैंपेन और नैरेटिव को चलाया गया, रेजोनेशन मिली। तीसरी चीज एस्पिरेशन। बीजेपी ने पूरे कैंपेन में पिछले लगभग 2-3 सालों में एक कैंपेन ये बनाया कि बंगाल के अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ इस प्रकार से होनी चाहिए कि बंगाल एक पूरे राष्ट्र के ग्रोथ का एक टेम्पलेट बनना चाहिए। ये नैरेटिव जो बीजेपी ने बनाया ये लोगों तक इसलिए पॉजिटिव तरीके से वहां पर अब्जॉर्ब हुआ क्योंकि इस पूरे नैरेटिव का अगर आप गेम प्लान समझें तो बीजेपी ने गेम क्या खेला। इस नैरेटिव में उन्होंने 3 चीजें हाईलाइट करी। पेन पॉइंट कि आप इग्नोर हो रहे हैं, दूसरा कि आप इस मोमेंट पर एक थ्रेट, एक खतरे में हैं आपकी कल्चरल लेवल की आइडेंटिटी को लेके, और तीसरा आप एक पॉजिटिव पावर डिजर्व करते हैं।
एक किसी भी, इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो मार्केटिंग के कैंपेन में भी फॉर दैट मैटर, यही 3 चीजें होती हैं कि आप एक पेन पॉइंट को हाईलाइट करके उस पेन का सॉल्यूशन अगर बताएं तो कोई भी व्यक्ति आपका दिया गया प्रोडक्ट अवश्य खरीदता है। तो बीजेपी ने पूरे नैरेटिव को एक पॉलिटिकल मार्केटिंग के नजरिए से पेश करने की कोशिश करी। और आज ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉलिटिकल मार्केटिंग एक ऐसा विषय है जो कम से कम कॉरपोरेट कंपनीज के जो मार्केटिंग पढ़ने वाले लोग हैं उनको अब पॉलिटिकल मार्केटिंग पे कम से कम फोकस करने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट बीजेपी के फेवर में ये गया कि उन्होंने जो लोकल लीडर्स थे उन लोकल लीडर्स का सहयोग लिया। पूरी की पूरी गेम सिर्फ सेंट्रल लीडरशिप निर्भर नहीं थी, वहां पर चाहे अंगमित्रा पॉल हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वहां पर दिलीप घोष हो, अलग अलग प्रकार के जो लोकल लीडर्स थे उनको पावर भी दी गई, उनको कैंपेन्स रन करने की पूरी परमिशन भी दी गई और उनको सेंट्रल लीडर्स के साथ बैक करके ग्रामीण लेवल से लेकर अर्बन एरियाज तक एक लोकल लीडरशिप ड्रिवन कैंपेन चला। इसके साथ साथ बीजेपी ने ये चीज इंश्योर कर ली इस पूरे गेम प्लान में कि उन्होंने कोई नया सिस्टम बनाने के बजाय एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही हैक किया, उसको बेसिकली रीवायर किया इमोशनली और उसको एग्जीक्यूट किया बूथ बाय बूथ। और आज ये रणनीति भाजपा के लिए उसको इस अवसर पर लेकर आई है कि बंगाल उसको यहाँ पर एक कंप्लीट तरीके से इलेक्टोरल लेवल पर मिल चुका है। अगला वीडियो अब आएगा तमिलनाडु के ऊपर, जो कि एक गहरा विषय है बंगाल से भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से जो राजनीति अभी अनफोल्ड हुई है उसका आगे भारत की सुरक्षा और इन चीज़ों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उसको चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।